देखो कौन सा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लास होगी 11। ये सब जगह काम का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को किसने दिया था? लवेजियर एंड प्रॉस्ट ने। किसने दिया? दोनों। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। याद रखना। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मतलब क्या है? मास कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन mass neither be created or nor be destroyed during chemical reaction. Mass neither be created nor be destroyed means क्या बोलेंगे? it means mass conserve means mass conserve मतलब आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर मास सपोज यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस 20 है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? 20। यूँ नहीं यहाँ पर आके 25 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 20। यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 40। हाउ? आई गिव यू एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। टेक हियर सिंपल एग्जाम्पल, H2 + Cl2। ठीक है, H2 + Cl2 क्या बनाया? 2H। क्या बनाया? 2H। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? Cl लिखा है। क्या लिखा है? Cl। H2 यहाँ पर कितने मास हो गया? यहाँ पर 2 मास। कितना हो गया? 2। सब्सटेंस ऑफ मास इधर क्या होगा? 2 × 35.5 कितना होगा? 35.5 कितना हो गया? 71 होगा। ठीक है, 71 हो गया। टोटल कितना हो गया ये? 73। तो यहाँ पर भी 73 होगा। कैसे? 2 + 35.5 × 2 कितना हो गया? 71 + 2 हो गया। समझ में आया? सिंपल एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा ये सिंपल एग्जाम्पल लिया। कैसा लिया? सिंपल। अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ तुमको, थोड़ा अलग टाइप का। कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ? थोड़ा बड़ा और अलग टाइप का एग्जाम्पल। देखो सिंपल एग्जांपल एक और, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। ठीक है, क्या बना? NaCl AgNO3 क्या बनेगा? NaNO3 बना। क्या बना? NaNO3 प्लस AgCl क्या बना? AgCl। अब मैं ये किसी का भी एग्जांपल ले लूँ। मान लो मैं केवल ऑक्सीजन का लेता हूँ, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? 48 होगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना होगा? 48 ही। चेंज हुआ नहीं। आप बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास कंजर्व। समझे? कुछ चेंज नहीं होता है। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यहाँ 14 है तो यहाँ पर भी 14 ही रहेंगे। हाँ, चेंज नहीं हुए। टोटल मास भी चेंज नहीं होगा। जैसे NaCl सोडियम का यहाँ पर 23 है, इसका 35.5 है, तो यहाँ पर भी सोडियम का 23 ही रहेगा, और क्लोरीन यहाँ पर है, इसका भी 35.5 ही रहेगा। तो मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये भी तुमको ध्यान रखना। ठीक है, तो मास क्या रहेगा? टोटल मास कंजर्व। टोटल मास कंजर्व। पता चला? एक और एग्जांपल ले। देखो डिसोशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोशिएट। क्या बना? CaO+
CO2 क्या बना? ये क्या है? लाइमस्टोन। क्या है ये? लाइमस्टोन। याद रह जाएगा। यस सर। इस CO को क्या बोलेंगे? याद है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? देखो 3 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, लाइमस्टोन, लाइम वाटर और स्लेट लाइम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखना कैल्शियम का कितना होगा यहाँ पर। कैल्शियम का होगा 39 पॉइंट समथिंग होता है, पर अपना को 40 मानना है। ठीक है, 40 रहेगा कैल्शियम का। कार्बन का कितना होगा? 12 प्लस कितना होगा? 48। 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 40। ठीक है, अब यही पे यहाँ पर होगा या 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 32 कितना हो गया? ये काउंट कर लो कितना हो गया? 80 80 और 88 88 और 2 90 90 और 10 100 ग्राम। यहाँ पर भी कितना होगा? 100 ग्राम। मास कंजर्व रहा नहीं रहा? बोलो यस और नो। यस। समझ में आ गया इतना? यस सर। हाँ, आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व। कंजर्व रहेगा। याद रहेगा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, अगर मैंने एक और बड़ी रिएक्शन समझा देते हैं अपन, NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस किसके साथ रिएक्शन हो गया? CH3COOH के साथ। किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट। और किसके साथ रिएक्शन है इसकी? एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोलते हैं। बोल सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो फिर क्या याद तुमको नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये किस में बटेगा? CH3COO माइनस में। किस में? देखो बेसिक तुमको पता होगा ना, तो रिएक्शन भी क्लियर होगा। इसमें टूटा और ये किस में ब्रेक होगा? Na प्लस और HCO3। सबसे पहले देखना आप, CH3COO है वो Na के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया? ये Na प्लस बना। ठीक है, Na प्लस किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ CH3COOH के साथ। किसके साथ? COOH निकल जाएगा और ये Na प्लस। तो सोडियम एसिटेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। ये सोडियम है और ये एसिटेट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस सोडियम एसिटेट बन गया। अब HCO3 है। क्या है? HCO3। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? एक H इसका एक H इसका दिखा। तो ये क्या हुआ? H2 और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इसको पहले नहीं लिखो तो यहाँ CO2 भी लिख सकते हो पहले और फिर H2। और अपन यहाँ H2O लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, H2O प्लस CO2। CO2 गैस बन गई। चलो बना। अब मैं अगर देखें, हम पूरे की अगर मास देखें, सोडियम का मास कितना होगा? 23। कितना होगा? 23। पता है ना आपको? हाँ। पहले से याद रखना पड़ेगा ये आपको। 23 प्लस 1 कार्बन का 12 प्लस 48 ये इसका मास हो गया। कितना होगा इसका मास? काउंट कर लो। फिर ये कार्बन, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितने होंगे? 24। 12 मल्टीप्लाई 2 24। तो कार्बन का मास कितना हो गया? 24। हाइड्रोजन के साथ 3 और 1 4 प्लस 4, ऑक्सीजन 2 है तो कितने हो गए? 32। काउंट कर लो इसके मास कितना होगा? मास काउंट कर लेना। 24 और 12 कितना हो गया? 24 और 12 कितना हो गया? 24 और 12। हो गया ना? कैलकुलेट कर लो ना। 34। हाँ 36 प्लस 48 कितने हुए? 84। कितने हो गए?
84 याद रह जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका कैलकुलेट बता लो। इसका हो गया 660 60 कितना हो गया 60 60, ये 28 ये हो गया 28 और 30 30 60। कार्बन देखो यहाँ 2 कार्बन है तो 24 प्लस सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 48 32, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। कैलकुलेट कर लो इसको। H2 कितने होते हैं 18, ठीक है, पता है ना 18 कैसे होता है, 16 प्लस 2 18 हो गए। हाँ अब 12 प्लस 32 कितने हो गए 12 प्लस 32 12 प्लस 32 44। 44 काउंट कर लो, ये हुआ इसको भी काउंट कर लो, ये 4 हो गए 40 144 कितने हो गए टोटल। इसका हुआ इनका भी मास कंजर्व रहेगा, जो भी मास होगा वो क्या रहेगा यहाँ पर कंजर्व रहेगा। पर इसको रिएक्शन को और अच्छे से समझना हो तो तुम वेट कर सकते हो थोड़ा। इस रिएक्शन को अगर मैं कुछ अलग तरीके से दे दूँ, किस तरीके से दे दूँ, अलग तरीके से कैसे, कैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 5.6 ग्राम ये लिया है NaHCO3, क्या लिया है, NaCO3 फिर मैं यूँ कहूँ कि मैंने ये भी लिया है एक फिक्स ग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम 20 ग्राम मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, क्या ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और सोडियम एसीटेट मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट 5.6 ग्राम और वो लिया 20 ग्राम, ठीक है। तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एसीटेट H2O और CO2 फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ H2CO2 ठीक है, याद रह जाएगा। ओके तो इसका भी एक कंजर्वेशन में कैसे लिया निकाल सकते हैं अपन, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट, ये अपन देख लेते हैं। ये उतार लिया ना पूरा एग्जांपल, देखो। तो इसका भी मास आप निकाल सकते हो। और अगर क्वेश्चन दे दें, सुनना, अगर क्वेश्चन दे दें कि मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर कितना है 5.6 और ये है 20 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दूँ कि 4.2 या 6 इतना ग्राम ये है, ठीक है। तो इन दोनों का निकालना है तुमको मास, ठीक है। तो इधर वाला जो हो जाएगा वो मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो अब क्या है, ये तो दोनों हो जाएंगे तुम्हारे पास, प्लस हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। और ये भी प्लस में आ जाएगा, इसका निकालना है, समझे कि नहीं समझे, कोई क्वेश्चन आ जाए तब तो आप बाई टीपी करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, समझ रहे हो कुछ, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो अगर बाई टीपी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना कर लोगे कि मैं बताऊँ, कर लेंगे सर, कर लेंगे। कर लोगे, यस सर, तो नहीं कर पाओ तो मेरे को बोलना। यस सर। यहाँ हो गया मास ऑफ कंजर्वेशन, क्या हो गया, मास ऑफ कंजर्वेशन ये करते हैं। क्वेश्चन तुमको देने की जरूरत है, क्या आ जाएगा, आ जाएगा सर। आ जाएगा। चलो अब दूसरा अपन आगे बढ़ते हैं, कौन सा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है वो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। याद रखना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट जो है कंबाइन हो रहे हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो एलिमेंट कंबाइन होंगे वो ऑलवेज फॉर्म इन सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज में, सिंपल वैल्यूज में वो प्रोपोर्शंस में कंबाइन होंगे, ठीक है। हाँ, याद आ जाएगा। सेकेंड लॉ, कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। याद आ जाएगा। यस सर। प्रोपोर्शंस यूँ बोलोगे तो ठीक रहेगा, प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब प्राउस्ट ने ये दिया था, किसने दिया था, प्राउस्ट बाय प्राउस्ट, बाय प्राउस्ट।
प्राउस्ट क्या एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, कौन से? एक फ्रेंच साइंटिस्ट था प्राउस्ट, है ना, जोसेफ प्राउस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जोसेफ प्राउस्ट। बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने देखा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट में, वो जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स प्रोपोर्शंस में ही होंगे, चाहे रिएक्शंस कोई भी हो। जैसे कोई प्रोडक्ट हो, मान लो भाई CaCO3 ब्रेक हुआ, CaO CO2 मिला हमको, ठीक है। एक मैंने देखा कार्बन प्लस O2 CO2 मिला, ठीक है। एक मैंने एक और रिएक्शन करी NaSCO3 वाली, ब्रेक डाउन हुआ, उसमें भी CO2 गैस बनी। तो जो CO2 गैस बनी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो ऑलवेज कंबाइन होंगी फिक्स रेशो में 3:O2 में। किसमें? 3:2। तो क्या कहना है? देखो प्राउस्ट, देखो मेरी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज अपन बुक वाली लिखोगे तो वो लैंग्वेज क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। याद रखेगा सर। कोई भी वेट लूँ मैं, इसमें अपन लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, टाइम में बताऊँ आप फोन करें या मैसेज करें, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एलिमेंट combine in fixed proportion, चाहे हम वेट कोई भी लें, कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, मतलब वेट कुछ भी ले लो आप, वेट कुछ भी लो, पर जो कंबाइन होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शंस में होंगे। जैसे H2O कंबाइन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो फिक्स्ड होगा 1:8, ठीक है। CO2 कंबाइन होगा फिक्स्ड में 3:8, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे हमको पता होना चाहिए फिक्स्ड रेशो का मतलब, समझ रहे हो। तो ये रेशो कैसे निकाला, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइंड रेशो। कैसे रेशो निकालना, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे CO2, ठीक है। अभी एक सेकंड में वेट के हिसाब से बता देता हूँ, पहले एग्जांपल एक ही सोल्व करके बता दें ताकि ध्यान में रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं अपन, CO3 क्या बना, CaO प्लस CO2, ठीक है। दूसरा है एक एग्जांपल, अदर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इधर देखना। एक तो क्या हुआ, CaCO3 आ गया, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन प्लस O2 विल गिव CO2, क्या हो गया, कार्बन प्लस O2 विल गिव CO2, समझना। अभी मैंने डायरेक्ट रेशो लिखा था, तो डायरेक्ट आपको क्यों नहीं आएगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है 9th वाला, अब 11th में हो, ठीक है। बेसिक क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सिंबल और सभी फार्मूला कैसे बन रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो आएगी दिक्कत, बड़ी वाली कौन सी वाली, बड़ी वाली दिक्कत आएगी, छोटी वाली नहीं, ये बड़ी वाली दिक्कत, समझ रहे हो, वो दिक्कत आएगी। क्योंकि बेसिक क्लियर करना है तो सबसे पहले 9th की केमिस्ट्री उठाओ, उससे बता जाए, वो भी चैप्टर नंबर 3 स्पेशल। हाँ, चैप्टर नंबर 3 है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये देखो कैसे 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 आ रहा है, देखना। चाहे मैं वेट कुछ भी ले लूँ, अभी मैंने वेट सिंपल वेट लिया है, अगर मैं ले लूँ 2 ग्राम CO2, मैं यहाँ ले लूँ 6 CO2, ठीक है। मैं यहाँ ले लूँ 10 CO2, कुछ भी वट एवर वे टेक वेट ही है, यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो 3:8 ही रहेगा। ये CaCO3 डिसोशिएट हो रहा है टेम्परेचर की वजह में, CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। अब यहाँ पर भी CO2 और यहाँ पर भी CO2 दोनों तरफ है, कोई दिक्कत है तुमको? नो सर। को मैं मान लो कि ये 2CO था, ये 2CO है और ये 2CO2 बना, और यहाँ पर मैंने CO2 बनाया, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो 3:8 आएगा। हाउ, क्वेश्चन है ये, कैसे आएगा? देखो यहाँ का CO2 है, एक कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन है 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ये यहाँ पर 2 है,
2, जैसे कि यहाँ इस तरफ क्या है, ये मैंने लिखा मास, क्या लिखा, मास क्या लिखा मैंने, ये मास मास लिखा, ठीक है। और इस तरफ मैंने क्या लिखा, एटम नंबर, क्या लिखा, एटम नंबर कितने एटम नंबर है, एक ठीक है। इधर 2 एटम ऑक्सीजन के, और पहले मास लिख देते हैं, 16 होता है, फिर मल्टीप्लाई 2, कितना हुआ 32, इधर 12। अब काटो इसको, कितना हुआ 6, 16, 3, 8 आया, 3:8 यस सर आ गया। आ गया। अब देखो इसका CO2 का देखोगे आप, 2 CO2 है, क्या है 2 CO2 2 CO2, 2 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन। और यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल सिंबल लिखूंगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 4 मल्टीप्लाई 16, 16 क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 12 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्या हुआ 24, और कितना हुआ 64 64, यस सर। समझे। यस सर। 24 काटो, 12 कितना आया 32 32, 6, 12 12, 3, 328 16 12 नहीं आएगा 16 आएगा। कौन सा वाला है? 12 हटाओ 16 देखो। रुको भाई रुको, अभी रुको, याद रखना यहाँ की कैलकुलेशन आपने गड़बड़ करी तो क्लियर नहीं होगा, समझे। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 24, 60, 12, 32, 6, 60, 3 आ गया, यस सर। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देख लिया आपने यस सर। कि ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो, यूँ भी लिख सकते हो, फिक्स प्रोपोर्शन, सिंपल रेशियो भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, फिक्स Fixed proportion, simple ratio। और सिंपल रेशियो याद आ जाएगा। Yes, sir. तो ये था कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, क्या था, Constant proportion। proportion। क्लियर हुआ, कोई डाउट। नो सर। तो ये पहला सेकंड लॉ होगा अपना क्लियर, ठीक है। यस सर। अब अपन नेक्स्ट लॉ के बारे में, ये इतना लिख दिया, नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे। कौन सा लॉ है वो, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। कौन सा, मल्टीपल प्रोपोर्शनल। मल्टीपल ले, एक गेल उससे एक लॉ भी है, कौन सा है, ये भी सिक लो। टोटल कितने लॉ हैं, 4 तो 5 लॉ, कितने लॉ हैं, 5 5। मेनली मैं एग्जांपल से समझा दूंगा आपको, ठीक है। ओके। कौन सा समझा दूंगा, एग्जांपल के साथ, किसके साथ समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यस सर। समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। यस सर। मल्टीपल प्रोपोर्शंस में आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए।